देखिए बायोमोलिक्यूल्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या हम कह सकते हैं ये वो केमिकल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्लूकोज एनर्जी लेते हैं, फ्रुक्टोज डेवलपमेंट करवाते हैं एनर्जी। अगर कोई आपका न्यूट्रिएंट है या कोई मेटाबोलाइट है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो रोल प्ले कर रहा है। अमीनो एसिड है, तो दीज आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि डायरेक्टली उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हम उनको डिफाइन करते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते या उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और ये कैटेगरी है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जैसे पिगमेंट्स हैं, एल्केलॉइड्स है, टर्पिनोइड्स है, एसेंशियल ऑयल है, टॉक्सिन्स है, लेसिथिन है, और ड्रग्स है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। जनरली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं। इनका प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है या डायरेक्ट उनके रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। प्रोबेबली इनका कोई अदर फंक्शन है, या ये तो हो सकता है कि डिफेंस में ये रोल प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। यानी इनका अदर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोल है। तो इसमें जैसे पिगमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वैक्यूल्स में होता है और कैरोटीनॉइड्स जनरली हम रिलेट करते हैं किससे, क्लोरोप्लास्ट से। एल्केलॉइड्स होते हैं, बेसिकली ये हमारा क्लासिफिकेशन किस बेस पर है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर। एल्कोलॉइड्स है मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन। टर्पिनॉइड्स है मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन एटसेट्रा, ये इसमें आते हैं। एसेंशियल ऑयल में दिया हुआ है लेमन ग्रास ऑयल्स। और टॉक्सिन्स में है एब्रिन और रेसिन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये हम किसी ऑर्गेनिज्म को देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए ये टॉक्सिक होते हैं। और प्रोबेबली जो प्लांट इनको प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपना डिफेंस फंक्शन करते होंगे या डिफेंस में ये हेल्प करते होंगे। लेक्टिन्स कनकेवेलिन ए है, ये एक एग्जांपल है लेक्टिन्स का। ड्रग्स विनब्लास्टिन, विनक्रस्टिन। आप देखिए विनब्लास्टिन और विनक्रस्टिन का हमारे में क्या रोल है, ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, यानी कैंसर को प्रोटेक्ट, कैंसर को बेसिकली क्योर करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जो पॉलीमर है, जैसे रबर है, गम है और सेलुलोज है, तो इन पे डायरेक्टली नीट में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि कनकेवेलिन ए किस कैटेगरी में आता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे एसेंशियल ऑयल है, टॉक्सिन है, लेक्टिन्स है, ड्रग्स है, तो ये किस कैटेगरी में है, लेक्टिन्स में। तो इस टेबल को हमें याद रखना है क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एंथोसाइनिन किस कैटेगरी में आता है, तो एंथोसाइनिन किस कैटेगरी में आता है, पिगमेंट की कैटेगरी में। उसमें ऑप्शन आपको एल्कलॉइड भी मिल सकते हैं, टर्पिनॉइड भी मिल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल भी मिल सकते हैं। तो मेन हमारा ये है कि इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल को हमें याद रखना है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसी में कि जो कोई पार्टिकुलर सेल्स है और उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज वाइज हम कैसे कि सेल के अंदर वाटर का कितना परसेंटेज है, या प्रोटीन का कितना है, या लिपिड का कितना है, या कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंटेज है, नेक्स्ट हम उस टेबल को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। ये किसी सेल के अंदर जो कंपोनेंट है और उसका परसेंटेज सेलुलर मास दिया हुआ है, यानी सेल के अंदर अगर हम
जो भी वहाँ पर मॉलिक्यूल है उनका परसेंटेज मास यहाँ पर दिया गया है किसी सेल के अंदर। देखिए वाटर दिया हुआ है 70 से 90% वाटर हो सकता है, उसका मास होता है, परसेंटेज मास हो सकता है। प्रोटीन्स हो सकता है 10 से लेके 15%, कार्बोहाइड्रेट होता है 3%, लिपिड्स होता है 2% और न्यूक्लिक एसिड होता है 5 to 7% और आयंस होते हैं 1%। ये सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, मेजर कंपोनेंट है, उसका मास दिया हुआ है, परसेंटेज, ये हमने एनालाइज किया है, साइंटिस्ट ने एनालाइज किया और एनालाइज करके इस टेबल को बनाया। अब देखिए इसको याद रखने के लिए हम कि कौन सबसे ज़्यादा है उसके बाद कौन है, ये निमोनिक्स याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर न्यू कोल आई, व्हाट्सएप पर मतलब W से हो गया हमारा वाटर, पर से हो गया हमारा प्रोटीन, यानी हमारा सेकेंड जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखिए यहाँ पर आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज 5 to 7 है। कोल में C जो है कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो L है वो लिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो I है यहाँ पर आयन, यानी व्हाट्सएप पर न्यू कोल आई, तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा परसेंटेज सेलुलर मास का, यानी वाटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटीन उससे कम है, फिर न्यूक्लिक एसिड उससे कम है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड और फिर आयन सबसे कम है। ठीक है, तो ये इतना हुआ हमारा परसेंटेज का। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया था, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, कि जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन है, लेस देन 1000 डाल्टन। और लेस देन 1000 डाल्टन का जिन मॉलिक्यूल का वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन लिपिड्स को एनसीईआरटी ने बोला है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि हमें रिटन टेस्ट में मिलता है, हमें फिल्टर पेपर में मिलता है, इसलिए हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है मैक्रोमोलिक्यूल की उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि जब हम लिपिड को क्रश करते हैं ना, तो क्रश करने के बाद जो इसको कंपोनेंट है वो कंपोनेंट फिर से आपस में मिल जाते हैं और मिलके यहाँ पर वेसिकल्स बना देते हैं, वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स बेसिकली एसिड इंसोल्युबल होती है, यानी लिपिड्स को हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद वो वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जो उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो फिर से एग्रीगेट हो जाते हैं और वेसिकल्स बना देते हैं। ये वेसिकल्स फिर एसिड इंसोल्युबल हो जाती है, इसलिए हमें ये कहाँ पर मिलते हैं, रिटन टेट में मिलते हैं, क्योंकि ये वेसिकल्स फिल्टर नहीं हो पाती, इनका मॉलिक्यूलर वेट तो 1000 से कम है, तो ये हमें एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन में मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये आप क्रश होने के बाद जो कंपोनेंट बने फिर से वो एग्रीगेट हो जाते हैं वेसिकल की फॉर्म में, और ये वेसिकल इनसोल्युबल होती है, इसलिए ये हमें रिटन टेट में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स इज नॉट एन स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों नहीं है स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है, फिर भी ये हमें ऊपर जो हमारा रिटन टेट है या फिल्टर पेपर है उस पे ये मिलता है। ठीक है, थैंक यू।